बच्चों, अपना स्कूल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। 16 चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, जैसे हमने आपको पता ही है कि मटेरियल्स क्या है जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास करने के। मीन जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स। तो देखिए, मटेरियल्स जो नहीं अलाउ करते इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, उनमें से उनको कहते हैं हम पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। तो एग्जांपल के तौर पर प्लास्टिक, वुड, बैकलाइट जो है ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स हैं। और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एग्जांपल्स हैं उन मटेरियल्स की जो कि गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखिए, बात करते हैं कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स की। अब तक हमें ये पता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सॉलिड्स में से पास हो सकती है। तो लेकिन हम अभी क्वेश्चन है कि क्या लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? क्या इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेगा लिक्विड्स में से, वो कैसे करेगा? इस एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, देखिए एक एक्टिविटी फर्स्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम अलग अलग सॉल्यूशंस डालेंगे। कभी हम उसमें विनेगर डालेंगे, कभी ऑरेंज जूस डालेंगे, कभी टमाटो जूस डालेंगे, कभी वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, कभी ग्लिसरीन डालेंगे, कभी हेयर ऑयल डालेंगे, कभी डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, कभी टैप वाटर डालेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स ये चीज़ एक लिक्विड्स को डाल के हम चेक करेंगे इस सर्किट में। जो इसमें क्या है, ये बैटरी है, इसका एक टर्मिनल बल्ब से अटैच्ड है, दूसरा टर्मिनल इस बीकर में आकर यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इधर से सेकंड टर्मिनल जो बल्ब का वो भी इस बीकर में है जो कि सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। तो जब भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा पास होने के लिए, तब ये बल्ब जो ग्लो हो जाएगा। अब जब ये अलाउ नहीं करेगा तब ये बल्ब नहीं ग्लो होगा। तो इससे पता लग जाएगा कि कौन सा लिक्विड हमें अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को और कौन सा नहीं करता। तो इसमें देखिए, अब हम रियलाइज क्या करते हैं इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, कि कुछ लिक्विड्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और शो करते हैं कि ये वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते, जिसके कारण बल्ब नहीं ग्लो हुआ। मीन्स वो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो वाटर हम डिफरेंट सोर्सेज जैसे लेते हैं, जैसे कि टैप वाटर है, चाहे वो हैंड पंप से लिया हुआ वाटर है, चाहे किसी कुएं से, वेल से लिया हुआ, या पौंड छप्पड़ से लिया हुआ वाटर है, तो देखिए उसमें जनरली क्या होता है, सॉल्ट होता है, नमक होता है डिजॉल्व हुआ हुआ नेचुरली। तो इसके कारण वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो इसलिए हमें ये कहा जाता है कि हमें नेवर कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसीज। मीन्स ऐसी चीज़ों को जो इलेक्ट्रिक करंट पे रन करती हैं, किसके साथ, वेट हैंड्स के साथ, गीले हाथों से, या गीले फ्लोर पर, वेट फ्लोर पर स्टैंड कर कर, क्योंकि उससे क्या है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ज़्यादा चांस रहता है। तो देखिए, डू यू नो में है कि जो एयर है हमारी पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की। एयर में से कभी करंट नहीं फ्लो करता। अगर फ्लो करता तो हमें वायर्स लगाने की क्या जरूरत पड़ती, हमें वायर्स की जरूरत नहीं थी, ऐसी करंट फ्लो हो जाता और हमें भी करंट लग जाता है ऐसे तो। लेकिन आपने देखा है कि जो लाइटनिंग के टाइम पे, जब बादल होते हैं, बरसात होती है, थंडर होती है, गर्ज होती है, बिजली गिरती है, तो उस समय देखा है आपने कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इजिली एयर में से पास करता है। तो इट मीन्स क्या है कि कुछ खास अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही एयर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसलिए हमने क्या किया, मटेरियल्स को दो डिवीजन में किया है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो वैसे तो यार एक कंडक्टर भी है और कंडक्टर नहीं भी है, तो इसलिए हमने कंडक्टर नॉन और इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर नॉन कंडक्टर नहीं, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के तौर पे मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है कि अच्छा कौन है और बैड कौन है। अब बात करते हैं कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लिक्विड्स की। लिक्विड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस कारण से कंडक्ट होती है। तो देखिए, इसमें एक्टिविटी है। इसमें क्या है, हमने जो क्या करना है, सोल्यूशन जो था उसमें हमने अलग अलग सोल्यूशन डालने हैं। कभी डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें कभी हमने टैप वाटर डाला। तो उसमें जैसे ही थोड़ा सा हमने पहले डिस्टिल्ड वाटर डाला तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करी। तो जैसे ही हमने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, सोडियम क्लोराइड डाला, तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ने वहाँ से फ्लो होना शुरू कर दिया और जो बल्ब था वो जलना शुरू हो गया। तो इससे हमें पता लगता है कि जो कॉमन साल्ट है वो वाटर में डालने से वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो गया। तो गुड कंडक्टर है सॉल्ट हमारा। तो इस एक्टिविटी को हमने डिल्यूट हाइड्रोलिक एसिड के साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ और कॉमन साल्ट के साथ करके देखा, और हर बार क्या देखा कि बल्ब जो है ग्लो कर रहा है ईच केस में। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो सॉल्ट है, नमक, एसिड या कास्टिक सोडा, ये पानी में क्या करते हैं जिसके कारण ये कंडक्टिव हो जाता है। तो देखिए, जो कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है, दो तरह के आयंस बनेंगे, एक सोडियम का पॉजिटिव वाला
और नेगेटिव बनेगा क्लोरीन का। तो मीन जो वाटर है, जैसे हम इसमें ये क्लोरीन सोडियम क्लोराइड डाला और उससे क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड और में दो चीज बन गई, दो आयंस बन गए सोडियम के और क्लोरीन के, और दोनों के दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने से क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, ये फ्रीली मूव करने लगे वाटर में। तो जिसके कारण जो था डिस्टिल्ड वाटर था वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग गया। तो इससे ये पता लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है लिक्विड्स में, वो इस मूवमेंट्स के कारण है आयंस का, जो कि बने थे जब उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट डाला था। तो देखिए सॉल्ट, जब सोडियम क्लोराइड डाला तो सोडियम लग हो गया, क्लोरीन लग हो गया, सोडियम प्लस हो गया और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वो दोनों फ्लो करने लग गए इंडिपेंडेंटली, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्ट के, एसिड के, बेसिस के, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं फ्री आयंस में। तो इससे क्या है, जो फ्री आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने में हेल्प करते हैं सोल्यूशन में से, इसलिए इसको जो सोल्यूशन को कंडक्टिव बना देते हैं। तो ऐसे सोल्यूशंस को जिसके अंदर ये फ्री आयंस होते हैं, इनको कहते हैं पूरे के पूरे सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक तरह का कंपाउंड मीन मिक्सचर है किसी चीज़ का, जिसमें मोल्टन सॉल्यूशन है एक पानी का या किसी एसिड का जिसके अंदर आयंस बने हुए हैं। तो ये क्या करता है, इसमें डिकम्पोजिशन मीन आयंस ब्रेकअप हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग वाले और वीक वाले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिसमें जिसके अंदर जो आयंस की फॉर्मेशन है, जो ब्रेकिंग है, ब्रेकअप है आयंस का, फ्री आयंस का, वो लार्ज नंबर में होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो सोडियम क्लोराइड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट जो है सॉल्यूशंस हैं, वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। मीन जिनमें इनको जब हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए पास करने के लिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्री, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली ये फ्लो करेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि जो आयंस हैं वो कम नंबर में हैं, फ्री आयंस, क्योंकि इनके अंदर ये आयंस की संख्या क्वांटिटी कम थी, तो कम नंबर में ये अलग हुए, ब्रेकअप हुए, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी थी पास तो हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, तो इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वीक सॉल्यूशंस। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और टैप वाटर हो गया। तो ये देखिए हमें टेबल दे रखा है एक, ये स्ट्रॉन्ग का और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखिए सी वाटर, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग की। मीन्स इन सॉल्यूशंस में क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ज़्यादा नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनेंगे जो कि फ्री होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इजीली फ्लो करेगी। और ब्रीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल्स हैं ऑर्डिनरी टेप वाटर, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड। इनमें क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी स्लो पास करेगी, कम पास करेगी, क्योंकि इसमें जो आयंस है वो कम क्वांटिटी में है, इट मीन्स कम ही उनमें सेपरेशन होगी, ब्रेकअप होगी। आगे चलते हैं डू यू नो में। तो देखिए एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से ना तो करंट पास करेगा और ना ही कोई ऐसी ब्रेकअप हुई आयंस की, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कभी भी जो करंट है वो पास नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की बात करेंगे। तो देखिए ये पता है हमें कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में। तो एनर्जी देखिए हमें ये भी पता है कि ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कन्वर्जन की लिस्ट है कि किस किस एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है, ये ऑलमोस्ट एंडलेस है। मीन्स एनर्जी को कई सारी रूप्स में, कई सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ना तो ख़त्म होती है ना ही वो पैदा होती है, वो तो कन्वर्जन करती है, वो रूप चेंज करती है अपना। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है जिसका हमने बात करी थी 7th क्लास में, उसमें क्या होता है, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, किस कॉस्ट पे, केमिकल एनर्जी कॉस्ट पे। तो देखिए जो हमारे घड़ी वगैरह में सेल होते हैं वो उनमें केमिकल एनर्जी होती है, जैसे हम उसको यूज़ करते हैं एक टाइम आता है कि जब उनकी सारी की सारी केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम पीस बंद हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है सेल की जिसमें केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो देखिए ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे एलेसेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने हमें ये फर्स्ट प्रैक्टिकल दिया था इसका कन्वर्जन करने का 1790 में। तो इस अरेंजमेंट को, उनके जो एक्सपेरिमेंट की जो अरेंजमेंट, इसको कहते हैं वोल्टिक सेल।
तो वोल्टिक सेल जो अरेंजमेंट है जिसमें जो एक बल्ब है, इसका नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट को इलेक्ट्रोड से ज्वाइन कर दिया, एक जिंक रोड से एक तरफ से कॉपर रोड से। तो बीच में क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या हुआ देखिए, जैसे ही हमने क्या किया, दोनों रॉड्स जिंक और कॉपर की एज ए इलेक्ट्रोड डिप करी सॉल्यूशन में, जो कि सॉल्यूशन है अपना डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इनमें केमिकल रिएक्शंस हुई। तो रिएक्शंस ने क्या हेल्प किया कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो इससे क्या था, जो हमारी रॉड्स के साथ जो वायर्स अटैच थी, इसके साथ जो बल्ब अटैच था, वो बल्ब लाइट अप हो गया। तो ये वोल्टिक सेल जो है, इसको हम मान सकते हैं कि एक तरह का ये सोर्स है एनर्जी का, जिसमें कि केमिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बात करते हैं केमिकल इफेक्ट्स की, कि क्या केमिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो देखिए, जो केमिकल चेंजेस हैं लिक्विड में, उसके कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? क्या हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करने से लिक्विड में केमिकल चेंज ला सकते हैं? अभी हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जैसे ही हम केमिकल चेंज करते हैं उसमें, ये केमिकल चेंज हुए इनके केमिकली रिएक्ट करने से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। क्या इलेक्ट्रिसिटी डालने से दोबारा से केमिकल चेंज हो सकता है? तो देखिए, माइकल जो फेरेडे थे, वो वेल नोन ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के, जिन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए इसी चीज़ के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे लिक्विड्स में क्या होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने 1834 में शुरू किए। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जो केमिकल चेंज थे वो हुए किसमें, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया एक आयनिक सोल्यूशन को में से, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो देखिए, ये जो इफेक्ट्स थे, इनको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो फेरेडेज ने इस फिनोमिना से क्या पता किया, क्या रिजल्ट लाया, कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम जब लिक्विड्स में से, जिसको हम, तो उसको प्रोसेस को कहेंगे फिनोमिना को इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या है, केमिकल चेंज होगा इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो नेक्स्ट देखिए, बात इसमें एक डूजनों की, कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी प्योर मेटल में से, अब चाहे वो मेटल सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट मरकरी की फॉर्म में हो, तो देखिए उसमें कोई केमिकल इफेक्ट नहीं होता, कोई उसमें चेंज नहीं होता केमिकल, वो वैसी की वैसी रहती है। उसमें सिर्फ क्या होता है, हीटिंग होती है यूजुअल। लेकिन लिक्विड्स के केस में केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, इसमें एक्टिविटी है हमारे पास, कि हमारे पास ये दो हमने ये ग्रेफाइट की रॉड्स ली, इनको पेपर के साथ बाउंड करके इसको हैंग कर दिया इस बीकर में। इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाला। तो क्या, टैप वाटर जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो हमने क्या देखा कि जो टर्मिनल्स हैं ग्रेफाइट के पेंसिल्स के, यहाँ पे देखिए बबल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। तो बबल्स की फॉर्मेशन शुरू होगी जब इसको इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इसी एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। ब्रिटिश केमिस्ट जो अपना विलियम निकोलसन थे, उन्होंने क्या शो किया कि जो इलेक्ट्रोड्स को अगर हम पानी में इमर्ज कर दें, डुबो दें, और उनको करंट प्रोवाइड करें, उनमें से पास करें, तो बबल्स किसके बनेंगे, ऑक्सीजन गैस के और हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होंगे। जो ऑक्सीजन बबल्स होंगे वो फॉर्म होंगे एनोड के ऊपर। एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर बैटरी के, जो पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर रहा है। और जो हाइड्रोजन बल्ब्स हैं, जो बबल्स हैं, वो क्या होंगे, नेगेटिव जो टर्मिनल है उसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे। तो देखिए, ऊपरली अरेंजमेंट में से, सर्किट की अरेंजमेंट में, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ हो रही है इस टर्मिनल पे, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे हो रही है। तो देखिए, ग्रेफाइट सेम है, दोनों में जो इलेक्ट्रोड है वो सेम है, करंट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है प्लस वाले पे, और नेगेटिव वाले पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। और नेगेटिव क्या हो रही है, हाइड्रोजन बबल्स बन रहे हैं, आर फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड्स, जबकि ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं हमारे पॉजिटिव के ऊपर। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलती है, कि जैसे ही हमने पासेज किया इलेक्ट्रिक करंट को आयनिक सोल्यूशन में से, तो केमिकल चेंज हुए। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड मीन जो ग्रेफाइड है, तो क्या अलग तरह की रिएक्शन होगी, अगर कोई और इलेक्ट्रोड मेटल का है तो अलग से रिएक्शन होगी, कम ज़्यादा रिएक्शन हो सकती है। द सेकंड क्या डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, कि सोल्यूशन में वीक सोल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये केमिकल चेंजेस कितने होंगे, बबल्स फॉर्मेशन कम होगी या ज़्यादा होगी। तो देखिए, जो प्रोमिनेंट इफेक्ट्स थे, जो खास इफेक्ट देखे गए हैं इस केमिकल रिएक्शन में, वो क्या हैं, कि मेटल्स क्या हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर, जहाँ फिर गैसियस बल्ब्स बनते हैं, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स के पास।
थर्ड क्या है, जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट आयन, क्योंकि डिफरेंट जो आयन्स है वो डिसोल्यूशन हो गए। तो देखिए डू यू नो में एक है कि जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें हम पास करते हैं करंट को एक आयनिक सॉल्यूशन में से, ये डिफरेंट है, किस चीज़ से डिफरेंट है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मेटल्स। तो देखिए मेटल्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो फिनोमिना अलग है उस फिनोमिना से जिस केस में हम लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इसका डिफरेंस क्या है कि जब भी हम लिक्विड्स में से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जैसे ही हम लिक्विड्स में से पास करते हैं तो देखिए एक एक जो मेटल है दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो सकती है, जो कि मेटल्स के इस केस में नहीं होता। तो बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसी प्रोसेस की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। तो जो ओर्स हैं, जो हमारी मेटल्स निकलती हैं जिनको हम ओर्स कहते हैं, मीन्स कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम की मेटल है, तो जब जो ज़मीन में से निकलेगी तो वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं होगी, उसके साथ कुछ चीज़ें मिक्स हुई होंगी, तो उसको कहते हैं हम ओर। तो ओर्स में से मेटल्स निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इससे देखिए एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जैसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड क्या है, देखिए जो मेटल निकल आई, मान लीजिए अब हमने मेटल कॉपर निकाल ली, तो कॉपर को दोबारा और रिफाइन करने के लिए और प्योर कॉपर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो भी इसी प्रोसेस इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम एक प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं एक इम्प्योर मेटल से, इसी प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इसमें देखिए जो हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, इसमें जो कैथोड है और इम्प्योर मेटल जो है वो एनोड बनाई जाती है। तो जो कॉपर सल्फाइड है वो सोल्यूशन लिया जाता है इस काम के लिए। और थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या है, डिपॉजिट कर देंगे एक थिन लेयर को डिजायर्ड मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर, इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि प्लेटिंग होगी इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, तो हो गया नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखिए ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, हमने दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेनी है, जिंक की और एक कॉपर की। इसको हमने डिस्टिल्ड वाटर में 250 ग्राम ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल देना है, उसमें डिजोल्व कर देना है कुछ कॉपर सल्फेट और कुछ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डाल देनी, जिससे कि जो लिक्विड है वो मोर कंडक्टिव बन जाए। अब हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से अटैच कर देना है, किसको, इन इलेक्ट्रोड्स को। अब हमने जो पॉजिटिव करना है वो करना है कॉपर को और नेगेटिव करना है जिंक को। तो देखिए जैसे ही हम करंट को पास करेंगे 20-30 मिनट बाद क्या होगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉपर था, जो कॉपर है वो यहाँ से जो कि सोल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो कॉपर था वो जिंक के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, डिपॉजिट होना शुरू हो गया। और जो यहाँ पे क्या रह गया, अब सल्फेट रह गया, सल्फेट अब कॉपर से रिएक्ट करता है और कॉपर सल्फेट बनाएगा, और फिर वो ब्रेक होगा, जिसके कारण फिर जो कॉपर है वो इसके ऊपर जो जिंक प्लेट के ऊपर चढ़ता जाएगा। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉपर है डिजोल्व होकर जहाँ पे जिंक प्लेट के ऊपर कवर हो जाएगी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखिए ये इसको इसी चीज़ को द्वारा बताया गया है कि इससे क्या है, हम जो फ्लो है चार्जेस का, वो जैसे ही फ्लो होगा इसमें चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक करंट से पास होने से क्या है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट क्या है, डिसोसिएशन हो जाएगा, मीन्स कॉपर और सल्फेट्स के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो फ्री कॉपर है वो कैथोड की तरफ जाएगा, जैसे कि वो अभी बताया था जिंक रॉड की तरफ, और उसमें क्या है, उस पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और जो सल्फेट रह गया सोल्यूशन में वो क्या करेगा, कॉपर प्लेट के पास जाएगा और उससे रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएगा, और अगेन जो कॉपर सल्फेट है वो आयंस में डिवाइड हो जाएगा करंट के कारण। तो इस तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी, जो कॉपर है वो जिंक के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा और जो सल्फेट है वो कॉपर को अपने अंदर डिजोल्व करता रहेगा। तो इस प्रोसेस से क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जो मेटल थी वो डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड के ऊपर और एनोड से रिमूव होती जाएगी। तो देखिए जो प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि जो अपने जिस चीज़ को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस चीज़ के ऊपर हमने डिपॉजिट करना है, उसको हम हमेशा कैथोड बनाएंगे, और जिस चीज़ को हमने उसके ऊपर डिपॉजिट करना था, मान लीजिए एनोड को हम क्या करेंगे, प्योर मेटल मानेंगे, क्योंकि हमने मान लीजिए जैसे कि अब एक्सपेरिमेंट में बताते हैं आपको कि जैसे हमने कॉपर को चढ़ाना चढ़ाना था जिंक के ऊपर, तो कॉपर को हमने प्लस दिया, अनोड दिया, अनोड से जोड़ा, लेकिन हमने जिंक के ऊपर डिपॉजिट करना था तो हमने जिंक को हमेशा नेगेटिव से जोड़ना है, कैथोड से जोड़ना है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। और दोनों के बीच में जो सोल्यूशन है वो इनके लिए सुटेबल सोल्यूशन होना चाहिए। कॉपर और जिंक के केस में कॉपर सल्फेट है, और किसी सब्सटेंस के मेटल के केस में ये कहीं और किसी टाइप का हो सकता है। तो सूटेबल
सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन भी लेना है और नॉन मेटल के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। तो इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इसका क्या है, इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कोटिंग करने के लिए, थिन लेयर चढ़ाने के लिए मेटल्स के ऊपर। इसके रीजंस क्या है कि इससे एक तो इम्प्रूव हो जाती है इसकी अपीयरेंस को। तो जैसे ही हमने मान लीजिए कोई आयरन की कोई चीज़ है, जैसे बाईसाइकिल्स के हैंडल्स हैं, बाथ टैप्स हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो आयरन के बने हुए हैं। तो इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से इनके ऊपर क्रोमियम या निकल की ये क्या है आर्टिकल्स शाइनिंग कर जाते हैं, ज़्यादा अच्छे प्रिसीजियस लगते हैं, लुक वाइज अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इनकी लुक को इम्प्रूव करने के लिए, अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सेकंड क्या है, प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथनिंग कोटिंग के तौर पे, कि जैसे क्रोमियम था उसको बाथ टैप के ऊपर, कार बम्पर्स के ऊपर, बाईसाइकिल के हैंडल्स के ऊपर, टावल रेल्स के ऊपर, किचन गैस बर्नर्स और व्हील रिम्स के ऊपर जैसी कोटिंग किया, तो उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, उनको जंग नहीं लगेगी, उनको क्रोजन नहीं लगेगा, वो शाइनिंग दिखेंगी, ज़्यादा उनकी वियर टियर नहीं होगी, स्क्रैचेज नहीं पड़ेंगे उस बेस मेटल जिससे बने हुए हैं। थर्ड क्या है इसका, इससे मिनिमाइज होती है कॉस्ट उस प्रोडक्ट की, कि जैसे आपको पता है कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम निकल क्रोमियम जैसी मेटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो अगर हम पूरा की पूरी ऑब्जेक्ट को इसी चीज़ से बनाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको लेस एक्सपेंसिव बनाने के लिए इनके ऊपर थिन कोटिंग कर देते हैं, पतली सी कोटिंग कर देते हैं गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम या निकल की। तो जिससे क्या है, उसका पर्पस भी सॉल्व हो गया और वो नीचे बेस मेटल थी वो हमने लो क्वालिटी की यूज़ कर ली, लो रेट की यूज़ कर ली। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो, उस पर अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें गोल्ड या सिल्वर की, तो क्या है वो अब लेस एक्सपेंसिव है और दिखने में वो सेम टू सेम गोल्ड सिल्वर जैसी लगेगी। डू यू नो में एक और एक्सपेरिमेंट इसकी एग्जांपल है कि जो स्टोरेज के लिए हम टिन यूज़ करते हैं, पीपे यूज़ करते हैं, उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है टिन की। तो जैसे कि आपको पता है जो टिन है लेस रिएक्टिव है आयरन के मुकाबले में, तो आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर दी, जिसके कारण अब वो फूड आइटम से भी रिएक्ट नहीं करेगी और ना ही वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके कोई क्रोजन करेगी या कोई और ऑक्साइड बनाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स के डिस्कवरी के बारे में। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि डिस्कवरी का जो 1831 में हुआ था माइकल फेराडे द्वारा। तो इसमें क्या है कि ये एक सिमिलर डिस्कवरी है उसी साल में जो कि इंडिपेंडेंटली हुई थी जॉन हेनरी के द्वारा भी। तो इसमें क्या है, जो बेसिक था प्रोडक्शन का, किसका बेसिक को प्रोडक्शन किया है, ऑल द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन वर्ल्ड, जो भी पूरी वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इसी एक्सपेरिमेंट के कारण ही हो रही है, इसी रीजन के कारण हुई। इसीलिए कहा जाता है कि हैड देयर बीन नो फेरेडे, अगर फेरेडे नाम का साइंटिस्ट ना होता, देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे वर्ल्ड में कोई इलेक्ट्रिसिटी ना होती। मीन जिसकी ये इन्वेंशन के कारण ही आज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 8th 7th में कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के, भी जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी मटेरियल में से, किसी वायर में से, तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो हमें विजिबल नहीं होता। तो देखिए हमने इसमें क्या है, अब कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में। जैसी हमने अब मोस्टली होता है आजकल कि जहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वहाँ पे उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो फेरेडे ने क्या डिस्कवरी किया कि अगर इस पर रिवर्स कर दें, रिवर्स मीन्स अगर मैग्नेटिक इफेक्ट करने से करंट प्रोड्यूस हो जाए उसका उल्टा, तो उसने क्या शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी मैग्नेटिज्म से। तो इसको समझने के लिए फेराडेज की डिस्कवरी को आइए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 है, जिसमें क्या है, हमारे पास एक ये हॉलो सी एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने वायर्स को टर्न को बाइंड किया हुआ है, उसके साथ एक बल्ब को हमने अटैच कर दिया। अब देखिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हम इसके इर्द गिर्द लेके आएंगे, इसके नज़दीक और दूर, और इसमें से पास करेंगे लेकिन इसको टच नहीं करेंगे इसके साथ। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड इसके नज़दीक आता है, जैसे के अंदर से पास करेगा, हमारा जो बल्ब है ग्लो करेगा। और जैसे ही हम इसके अंदर इसको मान लीजिए मैग्नेट को रोक देते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं, लेकिन टच नहीं करेंगे आपस में, तो क्या है, बल्ब नहीं ग्लो करता। तो जब वो मूव करेगा तभी करंट फ्लो होता है, तभी बल्ब जो है वो ग्लो होता है। तो देखिए इसी बात पे करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फिनोमिना है जिसमें क्या है करंट जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि इलेक्ट्रो देने से मैग्नेटिक चीज़ प्रोड्यूस हुई, नहीं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन मीन मैग्नेट के फ्लो हिलाने से या उसके मूवमेंट से। तो इस डिस्कवरी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे फेराडे ने हेनरी के, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ मैग्नेट और कॉयल के बीच में,
तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया कॉइल के अंदर और बल्ब ग्लो हो गया। तो जैसे ही हमने उनके बीच में जो मैग्नेटिक कॉइल और मैग्नेट के बीच में जो मूवमेंट था उसको स्टॉप कर दिया, तो करंट भी स्टॉप हो गया। तो देखिए, जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में, आपसी मोशन होगा बीच एक दूसरे के नज़दीक, उतना ज़्यादा ही फास्ट रेट पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। जो डायरेक्शन थी करंट ऑब्टेन्ड की, जैसे कि मूव करते थे हम मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल, तो वो ऑपोजिट हो जाती थी डायरेक्शन से, जबकि हम मैग्नेट को मूव करते हैं टुवार्ड्स द कॉइल। तो मीन्स जैसे ही हमने कॉइल को, जो कॉइल है उसके नज़दीक मैग्नेट को लेके आए, तो देखिए करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ और है, और जैसे ही उसको अवे लेके जा रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग है। तो इस तरह हम भाई बात कह सकते हैं कि ये चार जो बेसिक्स हैं इसमें फिनोमिना में आते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इसी के कारण जो है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में वर्ल्ड की वो जनरेट हो रही है, और ट्रांसफार्मर्स और डे जनरेटर्स जो हैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। तो जनरेटर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आज जो हमारी सिविलाइजेशन है इसकी जो प्रोग्रेस है काफ़ी हद तक हुई है, ये इसी डिस्कवरी कारण हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो देखिए, डू यू नो में है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसमें लॉन्ग मेटेलिक चैन है, 10 किलोमीटर लंबी एक चैन है, मेटल्स की जोड़ी हुई एक लंबी सी वायर बना रखी है। तो जैसे ही जो ऑर्बिट में घूमेगा प्लेनेट के, तो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा उस प्लेनेट का। तो इससे क्या है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो जिसके कारण वो जो सैटेलाइट है वो चार्ज हो जाता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं माइकल फैराडे के बारे में कि उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंशन की है। ये एक ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे, ये थे सन थे एक ब्लैक स्मिथ के, लोहार के। तो इन्होंने क्या था, अटेंड किया स्कूल सिर्फ ये लर्न करने के लिए ABCD, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक, थोड़ा सा मैथ वगैरह। लेकिन उसके बाद 14 से 21 की एज तक जी इन्होंने वर्क किया एज ए अप्रेंटिस इन बुक बाइंडर शॉप। तो इनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये बुक्स पढ़ते रहते थे जो कि इनके पास बाइंडिंग के लिए आती थी। तो इससे क्या था, इनका जो बैकग्राउंड था, इनका नॉलेज काफ़ी बढ़ गया। तो फैराडे ने डिस्कवरी कर दी एक मेथड की कि लिक्विफाइंग कैसे करें क्लोरीन और बेंजीन को। तो उन्होंने एक डिस्कवरी करी फिनोमिना की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जैसे अपन डिस्कस की थी, और मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट्स की और डायमैग्नेटिज्म की भी, किस चीज़ में से मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे ख़त्म करना है। तो उन्होंने लॉ बनाए इलेक्ट्रोलाइसिस के 1857 में। तो ये जो उनकी डिस्कवरी थी फिनोमिना की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी साइंस की, मैनकाइंड को, हमारी दुनिया को, हमारे लोगों को, जिसको हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि ये सबसे जीनियस जीनियस जो है, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है ऑल द टाइम्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।